कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन बीपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक एग्जाम में हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी थी? तो 1206 थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, तो 1206 थी। और 23 सितंबर 2008 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जातियों की सूची में इसकी संख्या कितनी हो गई है, तो 1208 हो गई है और पहले 1206 थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें अस्थायी सदस्य जर्मनी नहीं है, क्योंकि अस्थायी सदस्य सिर्फ 5 है: फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं और इसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस, फ्रांस और चीन है। इसके सदस्य जो अस्थायी होते हैं 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी स्वयंसेवी संस्था है जो मानव अधिकार के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी लंदन के एक बैरिस्टर पीटर वेंसन में हुई थी। 1961 में पीटर वेंसन के विषय में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा और एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि चाइना की जो समाचार एजेंसी है उसका क्या नाम है? तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी नाम है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि न्यू चाइना एजेंसी, जिसे सिहुआ न्यू एजेंसी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो सिहुआ न्यू एजेंसी है और यह चीन की समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है और जो अपने देश के होते हैं उसे वाइट बुक कहते हैं। ब्रिटेन को भी वाइट बुक कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि येलो बुक फ्रांस की सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। वाइट पेपर श्वेत पत्र जिसे कहते हैं ब्रिटेन और भारत की सरकारी रिपोर्ट है। वाइट बुक जर्मनी की भी सरकारी रिपोर्ट है और ग्रीन बुक इटली की सरकारी रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1987 ईस्वी बेंगलुरु में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, जो भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है उसको संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया है। संविधान को अपनाने और उसके पूर्ण होने और पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता की अंतःकालिका संसद और अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंधु लागू हुए हैं। संविधान के शेष 26 जनवरी 1950 से प्रभावी है, अतः संविधान के लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन उपयुक्त वाले क्वेश्चन में दिया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत के संविधान सभा में 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और संविधान सभा किसकी
मिशन या किस सभा द्वारा शुरू हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के आदेश पर बनना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, तो ये नहीं है, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो इस ऑप्शन डी में दिया है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, या इसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं, और जनवादी, गणतंत्र। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए ये संविधान की राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं, और ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संदर्भ जोड़े गए थे। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य ध्यान रखने योग्य बात है। ये संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा कि एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? तो हम भारत के लोगों से आरंभ होती है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है प्रस्तावना। भारत की संविधान में प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रजातंत्र किस तत्व पर आधारित है? तो जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि संविधाताओं ने जिसने संविधान बनाया था, संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया था, संघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसके प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। और इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्य दोनों में विभाजन रहता है। दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होती है कार्य करने के लिए। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में जो संविधानवेताओं ने कहा था कि उन लोगों में काफ़ी मतभेद रहा। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग के अनुसार भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। और प्रोफेसर वियर ने क्या कहा था? अर्ध संघीय संविधान कहा था और एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्वों का सहायक रूप है। जेनिंग्स के अनुसार संविधान में केंद्रीकरण की शक्ति प्रवृत्त है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारत संविधान न तो विशुद्ध रूप से संघात्मक और न विशुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल विरोधी कानून से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। तो इसको याद कर लीजिएगा कि 1985 52वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधार के लिए किस विषय के अंतर्गत है? तो राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, किसी भूभाग के सम्मिलित होने के द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती किसी को। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है? तो 4 तरीकों से: जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक प्रकार का वाणिज्य व्यापार है, इसलिए उसके द्वारा भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की थी। यह विधेयक अधिनियम बन गया था 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो विधि का नियम और कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मूल अधिकार को परिवर्तित करने का और उसकी शक्ति को उसमें कुछ चेंज करने का अधिकार किसको है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त है। उपयुक्त न्यायालय इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण और प्रतिरेश। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो 12 से 35 में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 3। और भाग कौन सा है मौलिक अधिकार का, तो 3 है। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत का संविधान आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों को उल्लेख किया गया। आर्टिकल 19(1) के तहत जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटाकर 300 क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मूल संविधान में पहले संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, तब 7 अधिकार थे मौलिक अधिकार, लेकिन इसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को और केवल विधिक या कानूनी अधिकारी बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोनों को भी पोस्टमार्टम कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्रवाई है जिसके द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति की दावे की वैधता की जाँच करता है। इसके अंतर्गत अलग उत्प्रेषण का मतलब होता है कि उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णित न्यायिक कार्रवाई की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्रवाई है जिसमें मृत व्यक्तियों के मरने की दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ई उत्तर सही होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने आंसर सी माना है। तो देखिएगा सी में उत्प्रेषण, अगर बीपीएससी के टीआरई में एग्जाम आएगा तो उत्प्रेषण हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।